गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या। वाष्प दाब खत्म हो गया है। वाष्प दाब मतलब 5 गो टॉपिक आप लोग का खत्म हो चुका है। कौन कौन पढ़ लिए थे? पहला विलयन, उसके बाद सांद्रता, उसके बाद सांद्रता के बाद वाष्प दाब, डाल्टन के आंशिक दाब। अरे वो सिलेबस में जो टॉपिक है सो। अच्छा विलेयता उसके बाद पढ़े हैं। साइलेंस बताते हम। पहला विलयन पढ़े, दूसरा उसका सांद्रता पढ़े, तीसरा विलेयता, चौथा वाष्प दाब। यानी चौथा टॉपिक खत्म हुआ है। अब पांचवा है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ने से पहले वाष्प दाब पर एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। आप लोग बना करके लाए? नहीं बना? बनाया है पक्का? ईमानदारी से? झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा। चलो देखो इधर। साइलेंस, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। कृपया शांत रहे। चलो इस क्वेश्चन को अभी बनाएंगे हम लोग। यही होमवर्क में दिए थे, यही था ना जी होमवर्क में? नहीं बोलना है। चलो ठीक है देखो इधर। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब 200 mm ऑफ Hg और 415 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। यानी कि CHCl3 का कितना दिया है? तो 200 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। उसके बाद CH2Cl2 इसका कितना दिया गया है? 415 mm ऑफ Hg, ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। टेम्परेचर का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी 298 है, यहाँ भी 298, तो समान टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब हमको क्या बताना है? तो वाष्प दाब की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? वाष्प दाब की। वाष्प दाब का फॉर्मूला किसी को याद है? सबसे पहले होता है कि P अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट और इनटू मोलन्स। ये होता है हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है। मोलन्स निकालना है। मोलन्स कैसे निकालेंगे? मोलन्स निकालने के लिए विले के मोल बटा विलियन का मोल, यही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेशर दिया है तो इसका कोई ना कोई काम तो होगा। अगर प्रेशर दिया गया है तो उसका कोई ना कोई काम होगा कि नहीं होगा? बिना मतलब का तो नहीं दिया होगा। आंसर कितना दिया है बुक में? देख करके बताओ तो। जीरो पॉइंट 3 इंटू में 10 के पावर कुछ है क्या? कुछ नहीं है। साइलेंस, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं बना करके क्या होता है। देखो हमको अगर प्रेशर नहीं दिए हुए रहता
तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। हमको प्रेशर दिया है, यानी कि ये जो है P1 नॉट दिया है और ये जो है P2 नॉट दिया है। तो P कुल बराबर फार्मूला होता है, इधर देखो, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इस फार्मूला की मदद से हम P कुल निकालेंगे। तो P कुल निकालने के लिए x1 निकालना होगा, x1 निकालने के लिए क्या निकालना होगा, मोल है, उसका क्या निकालना होगा, मोल। देखो 25.5 ग्राम, कितना ग्राम है, x1 निकालने के लिए हमको पहले N1 और N2 दोनों निकालना होगा। तो N1 जब निकालिएगा तो क्या द्रव्यमान ग्राम में रखेंगे और आणविक द्रव्यमान से बात करेंगे। CHCl3 का आणविक द्रव्यमान निकालिए, एक कार्बन है तो 12, एक हाइड्रोजन है तो 1, एक क्लोरीन का कितना होता है 35 और 3 क्लोरीन है तो 105। 3 क्लोरीन है तो कितना, सबको जोड़ेंगे तो 118, यही आएगा। जब आप इसको बनाइएगा तो काटिए, 118 ही आएगा, 5 1 6 और 12 6 18, ठीक है। अगर 35.5 लीजिएगा, जैसे क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो 35 भी ले सकते हैं और 35.5 भी ले सकते हैं, ज्यादातर 35.5 लिया जाता है, ठीक है। 2-3 को, जैसे सोडियम का 11 दूना 22 न होकर के 23 होता है, ठीक है। क्लोरीन का 17 दूना 34 न होकर के 35 होता है। तो अगर ऐसा लीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, साढ़े 35 अगर लेंगे तो 105, 106.5, तब कितना आएगा 119.5, यही ना होगा, 6 1 7 और 7 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 119.5, 119.5। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.213, कितना आएगा 0.213। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। शांत रहो, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। कितना वो करना है, 25.5 को डिवाइड करना है कितना से, 1195.5। देखो 2133, अच्छा यहाँ है 0.213 आया, 0.213 है ना, ठीक है। अब हमको निकालना होगा N2। N2 जब निकालेंगे तो द्रव्यमान कितना दिया है, भाग करिए इसके मोलेकुलर वेट से। इसका मोलेकुलर वेट जब निकालिएगा, एक कार्बन है तो 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 2 क्लोरीन है तो 35 गुना 70 और आधा आधा मिलकर के 1, यानी कि 71। 71 2 73 2 75, यानी कि आ जाएगा 85। इसको डिवाइड करिए, ठीक है। अब इसको 5 से थोड़ा कम आएगा, यानी 47, 5 से थोड़ा कम आएगा, हाँ 0.47। N1 N2 निकल गया। अब x1 x2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x1 के लिए फॉर्मूला क्या है, N1 प्लस N2, ऊपर रखेंगे 0.213, नीचे दोनों को ऐड करके रखना है। और शांत रहो, देखो 213 और प्लस 0.47 ऐड करके निकालिए तो कितना आएगा 0.213। देखो इधर, देखो इधर, 3 7 1 8 4 2 6, यही आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 0.213 डिवाइड करना है कितना से, 0.683।
0.311, कितना आएगा 311, ये आपका आ गया मोल अंश, क्या आया। इसी तरह से x2 भी निकालना होगा। x2 के लिए क्या करेंगे, 2 वाले को ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों को नीचे रखेंगे। 2 वाले को कितना आया है 0.47, और नीचे का कुल तो डायरेक्ट रख देते हैं इसको। 0.47 को डिवाइड करना है, 0.47 डिवाइडेड बाय 0.683, 0.688। अब आपको x1 और x2 पता चल गया, x1 x2 मिल गया ना। अब इस फॉर्मूला में रख देते हैं। P कुल निकालना है, P1 नोट का मान कितना दिया है 200, यूनिट को बाद में लिखेंगे। x1 0.311 प्लस P2 के जगह पे 415 और 0.688, यही चीज है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 0 इसको इधर कर देगा, तो 2 इंटू 3 1.1 प्लस, इसमें तो कुछ है नहीं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। कितना को मल्टीप्लाई करना है 415 0.688, तो 285.52, इतना ही आएगा। इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.26 ये आएगा, प्लस 285.52। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, तो 2527 और 527 86 814 13, इतना आएगा। आंसर में कितना दिया है 0.312, यूनिट क्या दिया है, यूनिट में कुछ भी नहीं है। इसका भी यूनिट mm ऑफ hg होगा। दिखाओ तो जरा आंसर, उस समय से किसका आंसर बता रही थी तो? अच्छा सेकंड वाला का आंसर बता रही थी, ठीक तो है, इतना ही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? अब इधर देखो, अभी भी किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत किसी को? देखो एक बार दोहरा देते हैं। सबसे पहले हमको बोला है कि P कुल निकालना है, यानी वाष्प दाब P कुल निकालना है, और इसमें P नॉट का मान दिया हुआ है। P नॉट का मान दिया हुआ है तो P नॉट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अगर डायरेक्ट मोल अंश से जाना होता तो फिर हेनरी वाला निकाल, लेकिन ये राउल्ट का नियम है। ये किसका है? राउल्ट का। और जो पहले लिखे थे वो हेनरी का था, KH लिख रहे थे, वो किसका था? हेनरी का। वो सिर्फ विलेयता बताए थे और ये वाष्प दाब बताए। ये क्या बताए? वाष्प दाब। और हेनरी सिर्फ विलेयता बताए थे। तो यहाँ वाष्प दाब ज्ञात करना है तो किसका नियम लगाएंगे? राउल्ट का। जो वाष्प दाब बताए वो, तो उनका फॉर्मूला ये है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें हमको P1 नॉट और P2 नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन x1 और x2 नहीं दिया है। x1 और x2 निकालना है। x1 और x2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N1/N1 + N2, जो कि मोल होता है। और मोल दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मोल निकालना होगा। मोल निकालने के लिए आपको दोनों का द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ से द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान रखिएगा तो मोल निकलेगा। दोनों का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान रखें तो क्या निकला? मोल निकला। और उस मोल की मदद से क्या निकालें? मोल अंश निकालें। और उस मोल अंश को क्या किए? फॉर्मूला में रखें और उसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नोट करोगे कि घर से बना के लाओगे? चलो ठीक है, घर से बना लेना। दूसरा, अच्छा दो को था इसमें ना, एक सेकंड
देखो दूसरा क्वेश्चन है, वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मूल अंश की गणना कीजिए। प्रत्येक अवयव की मूल अंश, इसमें कितने अवयव है? दो गो है ना अवयव, और दोनों का मूल अंश निकाले हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन, एक को बना है, दोनों बन गया। क्या निकालना क्या है? देखो यहाँ क्या निकालना है? क्या मूल अंश हम लोग नहीं निकाले हैं ना जी? तब कोई दिक्कत परेशान इतना ही होगा दूसरा के आंसर में, है ना? इतना है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाते तो वो निकालना भी नहीं पड़ता, सेकेंड वाला देख करके लगा देते। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा वाले में सेकेंड वाले का आंसर यही दोनों होगा, x1 और x2। देख लो बुक में है उतना आंसर, है कि नहीं? देखो नहीं है, दिखाओ इधर बुक दिखाओ। और साइलेंस। देखो प्रेशर ऑफ CH2Cl2 दिया है, वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मूल अंश ज्ञात कीजिए। और मूल अंश निकालने के लिए बोल रहा है, मूल अंश यही होगा। लो ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। साइलेंस। अब हम लोग को अगला टॉपिक करना है आदर्श विलयन। कौन सा विलयन? इसमें किसी का नाम है आदर्श? नहीं है तो अच्छा है। और फिर साइलेंस। आदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल। क्या बोलते हैं? आइडियल। जो एकदम शुद्धा हो, संस्कारी हो, उसी को आइडियल बोलते हैं। शुद्धा संस्कारी, उसी को क्या बोला जाता है? आइडियल स्टूडेंट। जैसे देखो स्टूडेंट का काम क्या है? एकदम आए यहाँ पर शांति से बैठल है, किसी से कोई बात नहीं, अपना काम करे, पढ़ाई करे, सुने, सीखे, समझे, फिर घरे जाए, खाना खाए, सो जाए, खेले और फिर पढ़े। यही सब। झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, गाली नहीं देना है, ये सब हल्ला नहीं करना है क्लास में। और साइलेंस। ये सब होता है आइडियल स्टूडेंट का लक्षण। लेकिन इसमें से कोई भी आइडियल स्टूडेंट नहीं है, कोई नहीं होता। और 100% आइडियल कोई नहीं होता। लेकिन अगर कोई 90 से ऊपर, 91, 92, 93 और 97 ये सब के आसपास रहता है, तो मान लेते हैं कि वो कैसा है? आइडियल। और कोई भी विलयन, कोई भी इंसान, कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा कम है, 90 प्लस है, तो मान लिया जाता है कि हाँ वो क्या है? आइडियल। ठीक है, 100% तो कोई होता नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन। हेडिंग लगाइए तो आदर्श विलयन। आदर्श विलयन हेडिंग लगाएंगे, लगा लिए? लिखिए, लिखेंगे उसमें सीधा करके लिखो। वह विलयन जो सभी तापमान तथा वह विलयन जो सभी तापमान तथा वह विलयन जो सभी तापमान तथा सभी सांद्रताओं पर
तापमान तथा सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे कोई हर परिस्थिति में स्टूडेंट के लक्षण का पालन करता है, वही आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। हर एक परिस्थिति में, भले सामने से कोई 2 थप्पड़ मार दे, फिर भी वो अपना फर्ज निभा रहा है कि स्टूडेंट है। ओए, गाली नहीं देना है, ऐसा होता है। अगर साइलेंस, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आइडियल स्टूडेंट, देखो वो आइडियल स्टूडेंट नहीं है, पीछे से मारा, पीछे घूम गया। अभी बराबर। और साइलेंस, ये आइडियल स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चुप। क्या ठीक है, ठीक है। तुम्हारा हाथ सीधा नहीं हो रहा है, एकदम सही किया। आदर्श विलयन में किसी को कोई तकलीफ, परेशानी, शंका नहीं ना है? नोट कर लिए हैं? देखो, पूरी तरह से कोई भी आदर्श नहीं होता। एक पॉइंट लिखेंगे, कोई भी विलयन, एक पॉइंट लिखो, कोई भी विलयन 100% आदर्श नहीं होता है। कोई भी विलयन 100% आदर्श नहीं होता है। कोई भी विलयन 100% आदर्श नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इसके करीब है तो उसको आदर्श मान लेते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला किधर गया? खैर कोई बात नहीं। देखो, इसी पर लाना है हमको। एक सेकेंड शांत रहना। तो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम लोग को मिटाने के लिए थोड़ी बोले, शांत रहो। ओए, मिटाना नहीं, हम जगह बना रहे हैं। इस सप्ताह टेस्ट नहीं हुआ था ना? वो गलतियाँ हो गया, कोई बात नहीं। 2 दिन और, एक आज और एक कल। कल सैटरडे है, बस 2 दिन और, कोई बात नहीं। मेरा भी होगा, मेरा होगा ही। इधर देखो, ओए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। माना घटक कण ए एंड बी, माना इधर देखो, घटक कण ए एंड बी, ये जो विलयन है इसमें ए और बी का घटक कण है। कोई एक विलय होगा, कोई एक विलायक होगा, तो दोनों के घटक कण होंगे। इसमें होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा।
तो अगर ए का प्रेशर निकालते हैं तो पी के चरणों में, और ए का जब प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर किसके समानुपाती होगा? उसके मोल अंश के, यानी एक्स ए। अरे कैपिटल एक्स हो या स्मॉल एक्स हो, आप समझ रहे हैं ना बस। प्रेशर ऑफ बी अगर लेते हैं तो ये क्या होगा? बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर यहां से समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट के रूप में वही लगाते हैं जो शुद्ध विलय का मोल अंश होगा, शुद्ध विलय का प्रेशर होगा, सॉरी, शुद्ध विलय का वाष्प दाब जो होता है वही क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। आपको बताए थे कि हेनरी कांस्टेंट लगाए थे, और जब इसका वैल्यू निकाले थे तो वही आया था, जा उल्टा लिख दिए, 0 ऊपर नीचे 1, पी नॉट के बराबर आया था। पीछे पेज पलट करके देखिएगा तो पता चलेगा कि इसी के बराबर होता है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट के रूप में पी नॉट ये बता रहा है कि शुद्ध विलय का प्रेशर जो ए है उसका शुद्ध रूप में जो प्रेशर है वही क्या है? कांस्टेंट है, और इनटू में एक से। उसी तरह से इधर जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? पी बी नॉट एक्स बी। यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं ना? अब राहुल चाचा सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। राहुल चाचा जी बोले थे कि जब आपको पी कुल निकालना है, राहुल नहीं डाल्टन, पी कुल निकालना है तो P1 और P2 को जोड़ दीजिए, और इसी बात का फायदा उठा लिए थे राहुल जी, डाल्टन जी से ही ले लिए थे। तो P कुल निकालना है तो P1 के जगह पे PA नॉट x1 सॉरी x है, अब प्लस PB नॉट XB। आदर्श विलयन का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। आदर्श विलयन का प्रेशर निकालने के लिए पहला का प्रेशर शुद्ध अवस्था में उसका मोल अंश, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा का प्रेशर शुद्ध अवस्था में उसका मोल अंश, और दोनों को जोड़ देंगे तो प्रेशर कुल निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नोट कीजिए तो। क्या गलत है? डाल्टन जी वो डायरेक्टिव बोल दिए थे कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। ये बोले कि जो इसका प्रेशर होगा, जैसे जो विलय होगा, तो बोले कि विलय के प्रेशर और विलायक के प्रेशर को जब जोड़िएगा तो पी कुल निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं बोले कि विलय के प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये नहीं बताएं कि विलायक के प्रेशर कैसे निकालेंगे, और इसी चीज को बता दिए कौन? रावत। वो बोले कि विलय का प्रेशर चाहिए तो विलय का शुद्ध अवस्था में प्रेशर रखो और उसका मोल अंश रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो विलय का प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए इनका नियम सक्सेस हो गया और उनका नहीं हुआ। हो गया?
हुआ जी? बोलते नहीं हो तुम लोग, एक पॉइंट लिखो तो। ऐसे खूब बोलोगे, लेकिन जब लिखल हो जाएगा तो नहीं बोलोगे कि हाँ हो गया लिखल। चलो एक पॉइंट लिखेंगे, जहां पी ए कॉमा पी बी, जहां पी ए कॉमा पी बी व पी कुल, पी ए पी बी व पी कुल को मैनोमीटर की सहायता से, नैनो नहीं मैनो, मैनोमीटर की सहायता से मापा गया हो। किसकी सहायता से? मैनोमीटर। ये एक प्रकार का यंत्र होता है जो अत्यंत सूक्ष्म प्रेशर को माप सकता है। एवं प्रायोगिक सत्य रूप से इन्हें सिद्ध किया गया हो। एवं हटा दें, आजा आजा, रुक जाओ रुक जाओ। शांत रहो ना, देखो ना हम लिखते हैं। जा कहाँ तक लिख लिए हो? एवं प्रायोगिक रूप से, प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया हो, सिद्ध किया गया हो, प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया। जैसे अगर मैनोमीटर में इतना प्रेशर आया, मान लो 100 mmHg आया, तो उसको फिर लेबोरेटरी में ला करके सिद्ध किया गया। अगर दोनों में सेम है, वही प्रेशर हमको यहाँ पर लेना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया? नहीं, जा अपने मन हट गया। खैर कोई बात नहीं, हम हटाए ना, हाँ जानबूझ के हटाए। चलो इस लाइन को लिखिए, एरो लगा करके लिखो ना। जब घटकों को मिलाते हैं, घटक को क्या करते हैं? मिलाते हैं, घटकों को मिलाते हैं, तो अंतराण्विक बल या अंतर क्रिया बल, तो अंतर आणविक बल या अंतर क्रिया बल। अब इसमें कोई नहीं कहेगा कि शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वास्तव में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर बड़का ना होता है और अंतर और उसके बाद क्रिया लिखते हैं। के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अंतर आणविक बल और अंतर क्रिया बल दोनों सेम ही है, नहीं दिख रहा है या लिखा हुआ है, या मतलब या तो ये या तो वो। अंतर आणविक बल या अंतर क्रिया बल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो देखो इधर, कोई बातचीत नहीं करेगा।
साइलेंस। दिख रहा है सब लोग को अच्छा से? इसमें है विलेन, यानी कि प्रेशर ऑफ ए। इसका जो भी प्रेशर होगा उसको प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे। ये है विलायक, जिसको बी लिखते हैं, तो इसका जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ बी कहलाएगा। ये है ए और ये है बी, ठीक है। इसके जो प्रेशर होंगे, इसके अंदर सिर्फ ए का कण होगा। इसके अंदर सिर्फ किसका कण होगा? सिर्फ ए का, यानी सिर्फ विलय का। तो इसके अंदर जो बल लगेगा, अंतर आणविक बल या अंतर क्रिया बल, वो ए और ए के बीच में लगेगा। कोई ए माइनस ए नहीं बोलेगा, हाइफन है यहाँ पर, ठीक है। माइनस नहीं है, माइनस समझने की गलती नहीं करना, न तो ए में से ए घटाएंगे तो जीरो आएगा। यहाँ पर ए का एक पहला कण, ए का दूसरा कण। ए का ए के साथ क्या होगा? एक बल लगेगा, अंतर आणविक बल या अंतर क्रिया बल, ठीक है। इन दोनों में बल लगेगा। इसमें जो बल लगेगा वो बी के बीच से लगेगा बल। इसमें क्या होगा? सब बी का कण होगा, इसमें सब ए का, तो ए के साथ बल लगेगा, इसमें बी का बी के साथ लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ए का भी कण है, और तो इसको ए प्लस बी लिखेंगे। इसमें ए और बी दोनों है, ये विलयन है, तो इसको प्रेशर ऑफ कुल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल। पीटी, उससे क्या होता है? ओ हाँ ठीक है, समझ जाना, ठीक है। तो इसमें जो बल लगेगा वो ए का बी के साथ लगेगा। अब इसमें घटा करके कितना लाओगे? ए माइनस बी, माइनस नहीं है वहाँ, इन दोनों में तो जीरो ले आओगे, लेकिन इसमें कितना लाओगे? इसमें ए के जो कण है उस किसके साथ अंतर क्रिया हो रहा है? बी के साथ। यानी यहाँ पर ए के साथ बंधा हुआ है, इसमें बी के साथ, इसमें ए बी के साथ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इतना में परेशानी नहीं है? प्लस विलय प्लस विलायक बराबर वही तो है। अर्थात इधर देखो, अर्थात इधर देखिए, इधर अर्थात को आप डेट मीन्स भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा जाता है आई ई, डेट मीन्स या डेट इज बोलता है। क्या हो जाएगा? ए का ए के बीच जो बल लग रहा है वही बल बी के बीच लग रहा है। वही बल किसके बीच लग रहा है? बी के बीच लग रहा है, अंतर आणविक बल। और वही बल किसके बीच लग रहा है? ए बी के बीच लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट करने के नाम पर चेहरा देखने लायक होता है सबका। नोट करने के लिए बोले हैं, सुस्ता रही है, बाद में कहेगी नहीं हुआ मन। लिखो लिखो, अपना लिखो। हाँ कब है? मैं दया नहीं लगता है पेज फाड़ने में। ओहो है? ऐसने लोग के कहा जाता है अपना लल्ला वाला जगत्तर लद्दा मैं कुछ। हाँ ठीक है।
कितना नंबर आया था टेस्ट में? 1 ना? बिल्कुल नोट करो जल्दी से। अरे डब्बू का अपने से बना लेना, इसको लिखो ना। तुम लोग डब्बू को बनाते हो सजा सजा के ना, हम उसमें माला लगाएंगे, हीरा मोती बनाएंगे, तो टाइम तो लगेगा ही। नहीं इस बार सब सूत गई। ओए कौन सोई हुई है? ढेर नींद लग रहा है तुमको। पंखा बंद करवा देंगे फिर। साइलेंस। ओए तुम लोग को सिखा दिक्कत, तुम लोग का तो चल रहा है ना बस। बाद में कहेगी कि वीडियो में बहुत आवाज आता है। इस संडे शाम 7 बजे आप लोग को लाइव रहना है। इस संडे शाम 7 बजे। इस संडे, ओए सैटरडे को नहीं, संडे को। संडे को सुबह में टेस्ट होगा, शाम को नहीं। साइलेंस। ओए हॉटस्पॉट ले लेना किसी से, बगल में ही घर है ना, हमारा हॉटस्पॉट खुला रहता है, पकड़ लेगा। पासवर्ड डालोगे तब कनेक्ट होगा, अपने ही नहीं। बता देंगे बता देंगे। इसको लिखो, इसको लिखो। साइलेंस। इसको लिखिए। कृपया इधर ध्यान देंगे। इसको लिखो। घटक कणों को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात परिवर्तन कैसा हो? शून्य। परिवर्तन कैसा? शून्य हो। कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि परिवर्तन कैसा? शून्य हो। हाँ सुनना। क्या हुआ? खाली भैया भैया करते हो? बोलो क्या दिक्कत है? लिख लिए? लिख लिए तो अब इधर देखिएगा। तुम लोग को पूरा अगर क्लास का समय भी दे देंगे ना, फिर भी नहीं होगा लिखल। इस तरह का 3 गोटे बुक बनाइए। आज छोट बड़ सब चलेगा। देखो पिंक कलर का पानी देखा है? देखो यहाँ ओए, तुम लोग से बड़ा पापी कोई है इस दुनिया में? मना करने के बाद भी हल्ला करते हो। ये है ए, ये है बी और ये है a+b।
कहा क्या गया है, घटक कणों को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो भी आयतन होगा वो VA होगा, इसका जो भी आयतन होगा वो VB होगा, इसका जो भी आयतन होगा वो VA प्लस यही होगा, यही होगा ना जी। तो भी कुल अगर निकालना है हमको, दैट मीन्स अगर हमको क्या निकालना है, भी कुल, तो किसको किसको जोड़ेंगे, तो VA का और VB, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कुल निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। और क्या बोला है कि परिवर्तन शून्य होगा, अर्थात जो डेल्टा भी, कोई किसी भी चीज में परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, तो भी में परिवर्तन को डेल्टा भी बोलेंगे, और डेल्टा भी कैसा होगा, शून्य होगा। डेल्टा भी कैसा होगा, शून्य होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट करो, हो गया। अब देखो ओका सबसे सीखो, अब वापस नहीं आएगा, अब वापस नहीं आएगा। अगला लिखिए, घटक कणों को मिलाने पर एंथैल्पी शून्य होना चाहिए। घटक कणों को मिलाने पर एंथैल्पी शून्य होना चाहिए। जा पेंसिल कहाँ रख दी, हमारी पेंसिल भुला जाता है। घटक कणों को मिलाने पर एंथैल्पी शून्य होना चाहिए, लिख लिए होंगे। हो गया। चलो इधर देखो, इसमें भी 3 को भगोना बनाएंगे। ओए 3 को भगोना बनाओ। खाली भगोने बनवा रहे हैं। ये है A, ये है B और ये है A प्लस B, ठीक है। देखो एंथैल्पी, इधर देखो, इधर एंथैल्पी किसको कहते हैं, तो अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है A और A के बीच या किसी भी चीज के बीच क्या बना हुआ है, बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। बॉन्ड वियोजन ऊर्जा या एंथैल्पी, कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसी को क्या बोला जाता है, एंथैल्पी। तो यहाँ पर भी एंथैल्पी कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि इसमें A का कण है तो A के बीच लगा होगा बल, यानी बॉन्ड बना होगा, इसमें B के बीच बॉन्ड बना होगा, और इसमें AB के बीच बॉन्ड बना होगा। इस सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी ऊर्जा लगेगा वही क्या होगा, एंथैल्पी। उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। अब जैसे मान लेते हैं, इधर देखो, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इसको 5 जूल अगर ऊर्जा देंगे, इधर देखो सब, अगर इसको 5 जूल ऊर्जा देंगे तो टूट जाएगा, और एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब इसको भी कितना जूल ऊर्जा देंगे, ये भी टूट जाएगा।
5 जूल ऊर्जा देंगे तो ये भी टूट जाएगा। तो 5 और 5 मिलकर के इसको कितना ऊर्जा देना होगा? इसका जो बॉन्ड होगा इसको 10 जूल ऊर्जा देंगे तब ये टूटेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें दोनों का ताकत है। इसमें ए जैसे अगर सेम जात का है तो उसको लड़ाना आसान होता है। वो तोरा बारे में ऐसे बोले रहा हूँ, फिर उसको जाके अरे वो तोरा बारे में ऐसे बोले रहा हूँ, बस हो गया। ना वो उसको बोला ना वो उसको बोला, जो तीसरा था वो दोनों को जाकर के एक दूसरे के बारे में गलत चीज बता दिया, अब दोनों आपस में लड़ जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो थोड़ा सोचेगा। वो अगर हमको ऐसे बोला तो काहे बोला, क्यों बोला। अगर डिफरेंट है तो सोचेगा। अगर सेम होता है तो दोनों का सोच विचार लगभग उसी लक्षण कर्म सब सेम रहता है, इस वजह से लड़ जाता है। हाँ, कौन लगे? अर्थात डेल्टा एच अर्थात डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हो गया? इतना मार मारेंगे ना तुम लोग को, बहुत हल्ला करते हो। बहुत हल्ला करते हो तुम लोग। चलो पॉइंट लिखो तो। 5% सांद्रता वाले विलयन 5% सांद्रता वाले विलयन सांद्रता वाले विलयन लगभग आदर्श होते हैं। लगभग आदर्श होते हैं। हाँ, सांद्रता 5% सांद्रता वाले विलयन लगभग आदर्श होते हैं। कहा यह जा रहा है कि सभी तापमान पर और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो कैसा होता है? आदर्श। उसी के अनुसार अगर कोई विलयन का सांद्रता 5% के आसपास है या 5 से कम है या थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है, तब वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसलिए 5% सांद्रता वाले विलयन लगभग आदर्श होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लगभग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अप्रोक्स या ऑलमोस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। आदर्श होने के लिए आदर्श होने के लिए आदर्श होने के लिए विलयन में आदर्श होने के लिए विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचना विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचना दोनों घटकों की संरचना और ध्रुवता समरूप होनी चाहिए। संरचना और ध्रुवता समरूप होना चाहिए। आदर्श होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों जो भी उसमें घटक होगा, एक तो विलेय होगा और दूसरा विलायक, 2 घटक होंगे उसमें। सबसे पहले सांद्रता कितना होना चाहिए? तो 5% के आसपास। कितना परसेंट? 5%। दूसरा कंडीशन है कि दोनों घटकों की संरचना और ध्रुवता सेम होना चाहिए। अगर कोई गोल विलेय है
तो गोल विलायक भी होना चाहिए। अगर अध्रुवीय विलय है तो अध्रुवीय विलायक होना चाहिए, ध्रुवीय विलय है तो ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बेंजीन और टोल्यून का समझाते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल, बेंजीन एंड टोल्यून, टोल्यून, ठीक है, ये दोनों हैं बेंजीन और टोल्यून। बेंजीन का संरचना आप लोग को पता होगा, C6H6 होता है, ये गलत बन गया है, यही होता है, ये आपका है बेंजीन। इधर जो बनाने जा रहे हैं वो होगा टोल्यून। ये हो गया टोल्यून। बेंजीन में अगर आप CH3 लगा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, टोल्यून। ये अभी बेंजीन नहीं है, अब हुआ बेंजीन, और ये अब हुआ टोल्यून, बीच में नहीं था। उस समय हेक्सा 6 कार्बन था, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ लगे, ठीक है। देखो ये है बेंजीन और ये है टोल्यून। क्या है, टोल्यून, बेंजीन, टोल्यून, टोल्यून, दो चीज। ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी देखने में गोल है, ये भी देखने में गोल है, यानी संरचना कैसी है दोनों की, सेम। संरचना भी क्या है, समान है, समान। ये भी कार्बनिक, ये भी कार्बनिक, ये भी अध्रुवीय और ये भी अध्रुवीय, ठीक है। ये भी कार्बनिक और वो भी कार्बनिक। तो ये कंडीशन है आदर्श विलयन होने के लिए। किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। इस प्रकार का और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ये सब का संरचना भी सेम होता है और ध्रुवीय और ध्रुवीय ध्रुवता भी सेम होता है। ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ये भी है। लिख दे क्या, लिख देते हैं। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। उसके बाद है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। उसके बाद है ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। जल्दी से लिख लीजिए। ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, डाइड है। कहाँ पे, ये इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन।
स्पेलिंग में कहीं दिक्कत है क्या? ओह, हो गया, जल्दी कीजिए। तो आज ये था आदर्श विलयन, अगले दिन पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बट एक चीज आप लोग को बताना है, ये हो गया, पहले लिख लीजिए। सब शांत रहेगा, मात्र 10 मिनट। ठीक है, शांति से सुनो। नोट कर लिए? हो गया, चलो देखो। साइलेंस। आज हम लोग देखते हैं, ओए सुनो, हम लोग को आज देखना है कि सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता किसी को पता है? सिंधु जल समझौता, यही ले लेते हैं। सिंधु जल समझौता क्या है और भारत ने इसे क्यों रद्द कर दिया है, इसको जान लेते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत का वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखो 22 अप्रैल के दिन, किस दिन? 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, हाँ 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में, पहलगाम एक जगह है, जैसे कैसे हम लोग राजगीर घूमने गए थे, पहाड़ी इलाका है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में तो पूरा पहाड़ ही है। तो पहलगाम जो एरिया है वहाँ पर पर्यटक लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं। कोई हनीमून मनाने जाएगा, कोई छुट्टी मनाने जाएगा, कोई चक्कर पकड़ करने जाएगा, अब जो भी हो, अपना अपना सबका खुशी है। तो 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ, कुछ आतंकवादी संगठन, जो 4 गो आतंकवादी, तहरीके उल तालिबान ऐसी करके कुछ है, तो 4 आतंकवादी यूनिफॉर्म में घुस गए। किसमें? पहलगाम में। 4 गो टेररिस्ट, वो भी यूनिफॉर्म में घुसा। तो लोग को लगा कि यूनिफॉर्म में है यानी आर्मी वाला सब होगा, तो वो लोग को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही अंदर आया वैसे ही एक तरफ से सबको घूम दिया। लगभग 25 से ऊपर लोगों की मृत्यु, ये ऑफिशियल बताया जा रहा है, और 25 से ऊपर, 30 से ऊपर लोग घायल हैं। ऑफिशियल जो जानकारी है हम वही बता रहे हैं, बाकी जो भी हो हमको इतना का मिला है। तो कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये कोई भारत के लिए आम बात नहीं है, आए दिन अटैक करते रहता है पाकिस्तान। तो इस बार एक बहुत ज़्यादा ठोस कदम उठाया गया। इससे पहले आप लोग सुने होंगे कि पुलवामा अटैक हुआ था, 26/11 हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में। तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करके भारत वाटर स्ट्राइक कर दिया है। अब कुछ दिन आने वाले समय में पाकिस्तान में सूखा पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा? सूखा। अब ये भारत इस बार क्या फैसला लिया है वो हम बताते हैं आप लोग को। ये आपको दिख रहा होगा डैम, ये पाकिस्तान का वर्तमान का स्थिति, भूखा नंगा भिखमंगा देश, जिसको अपने लिए खाने का नहीं लेकिन आतंकवादी जरूर बनाएगा। ठीक है, आज इस चीज को समझेंगे। देखो हाँ, देखो अब पाकिस्तान में क्या है, कोई भी अगर चीज है, किसी भी चीज का अगर आप निर्माण करते हैं, कोई भी उद्योग लगाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको पानी की आवश्यकता है। चाहे आप कोई भी चीज बनाते हैं, खेती करते हैं उसमें भी, इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें भी पानी चाहिए, कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें पानी चाहिए। इकोनॉमिक कोई भी काम होता है तो उसमें पानी का अहम योगदान होता है, सिवाय पर्यटन को छोड़कर। और पाकिस्तान में पर्यटन के नाम पर आतंकवादी सब है, वहाँ कौन जाएगा? किसी को भरोसा ही नहीं है कौन कब फट जाएगा। तो पाकिस्तान में पर्यटक लोग जाएंगे जी? नहीं जाएंगे। अब देखो इसमें हुआ क्या है, मामला क्या है। जैसे कि
एक है सिंधु नदी, जो भारत से शुरू होता है, उत्तराखंड के इलाके से, यहाँ से शुरू हुआ है सिंधु नदी, और ये पाकिस्तान से होकर के जाता है। पाकिस्तान का जो मेन नदी है वो सिंधु नदी ही है। पाकिस्तान में सिंधु नदी जैसा बड़ी नदी और कोई नहीं है। जैसे भारत में बहुत सारी नदी है, गंगा, यमुना, और भी साउथ में जाएंगे तो साबरमती, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारा नदी है, लेकिन पाकिस्तान का एक ही मेन नदी है जो भारत से होकर के जाता है, पाकिस्तान में इंटर कर जाता है, जिसका नाम है सिंधु नदी। जब आपको सिंधु नदी बोलेंगे तो सिंधु के सहायक नदी उसमें इंक्लूड रहेगा। सिंधु का सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ये वाला एरिया का पंजाब। 5 गो नदी हैं, नदी को आब बोलते हैं उर्दू में या फिर फारसी में, नदी को क्या बोला जाता है, आब, और 5 गो नदी है इसलिए नाम पड़ा था पंजाब। अभी जो हम लोग के पास पंजाब है उसमें मात्र 3 ही नदी है। जो पुराना पंजाब था उसमें 5 नदी था। पहले तो पुराना पंजाब था, पंजाब बहुत बड़ा एरिया में था, लाहौर जिसका बहुत बड़ा शहर था। अभी हम लोग के पास छोटा पंजाब है, पाकिस्तान के पास बड़ा पंजाब है। तो हुआ क्या है कि ये आए दिन अटैक करते रहता है। सिंधु समझौता जो था वो 1962 के आसपास, जिस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय, अब जैसे सभी लोग का अपना अपना विचार होता है, अपने तरीक़ा से सोचते हैं, सोच अलग अलग होता है। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या सोचे कि झगड़ा लड़ाई करने से तो कुछ होने को है नहीं, तो पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए और बोले कि ये जो नदी का जो पानी है अगर हम नहीं देंगे तो तुम मर जाएगा। तो ये कहा कि हम दे देते हैं इंसानियत के नाते। और उस समय क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू 76% पानी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा था कि 13% हम भारत को देंगे। मतलब शुरू हो रहा है भारत से और पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत को 13% देंगे, अगर बंद कर देंगे तो 1% नहीं जाएगा। तो उस समय ये चला गया पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास कि देखिए हमको पानी नहीं दे रहा है, हम कैसे जिएंगे, इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये खाली बोलता है कि हम अहिंसावादी हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः खाली बोलता है, ऊपर से है, ऐसे अंदर से बहुत खूंखार है, सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक जब देखा कि भारत बिना मतलब का 76% पानी देना चाह रहा है, इसका मतलब भारत का सोच जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो एक साइन करवा दिया, एग्रीमेंट करवा दिया दोनों के बीच कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। ये एग्रीमेंट हो गया उस समय। तो उसी समय से सिंधु और झेलम नदी का पानी पाकिस्तान के पास गया और चिनाब, रावी और सतलज नदी का पानी भारत के पास। इन 3 नदी को का पानी 20% हुआ टोटल का, और झेलम और सिंधु नदी का पानी टोटल का 80%। अब लाइन में भी देख पा रहे होंगे कि सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, तो इसमें ज़्यादा पानी है। अभी वर्तमान में जब टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इस समझौते को जो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे पाकिस्तान के साथ, तो वो समझौता तोड़ दिया गया है। कहा गया है कि अगर तुम आए दिन टेररिस्ट अटैक करते रहोगे तो हम ये पानी नहीं देंगे। अब इस पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं पानी का, भले अब बंद किया है, जैसे तुरंत बंद किया तो तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा उसका, लेकिन आने वाले समय में नुकसान होगा। जैसे एक इस पर एक कहानी है कि अगर आप मेढक को गर्म पानी में रखिए, 100 डिग्री से खौला दीजिए और उसमें आप मेढक को रखिए तो वो कूद करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन ठंडे पानी में मेढक को रखिए और उसको ठंडे पानी को धीरे धीरे गर्म कीजिए तो वो थोड़ा मोड़ा हिल डुल करके अपने आप को एडजस्ट करते रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसी में मर जाएगा वो, क्या है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एफर्ट लगाएगा और लास्ट में जाकर के उसको ताकत ही नहीं बचेगा तो फिर उछल करके नहीं भाग सकता, तो वो मर जाएगा। तो वही हाल यहाँ करने वाले हैं अब पाकिस्तान का। पानी यहाँ से अगर हम बंद करते हैं तो एकाएक तो पानी इसका ख़त्म होगा नहीं, जितना तालाब उलाब में होगा, जो भी नदी में होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक सर्वाइव करेगा, वो कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करेगा। बाद में भाई कितना ऑप्शन तलाश करेगा, उसके पास पानी का और कोई दूसरा सोर्स है नहीं। और किसी के मन में यह आ सकता है कि समुद्र का पानी यूज क्यों नहीं करेगा,
समुद्र के पानी यूज करने में जितना का बउआ ना उतना के झुनझुने हो जाएगा। समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने में इतना ना खर्च लगता है कि 10 रुपए का पानी 200 रुपए में बिकेगा, बहुत खर्च होता है उसमें। तो इसलिए तो इस बार का जो काम किया गया है वो एकदम सही किया गया। अब सिंधु नदी का समझौता तोड़ दिया गया और इसके साथ और क्या क्या किया गया है ये देखिए। तो सिंधु नदी क्या है पता चल गया। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी के सहायक नदी 4 गो है और एगो सिंधु मिलाकर के 5 नदी। सिंधु जल समझौता क्यों तोड़ा गया है वो भी पता चल गया आपको। कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के समय में किए थे। किसके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था। हाँ, एग्रीमेंट जैसे आप देखो, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको दोनों, जिसका बात दोनों समझे। तो वर्ल्ड बैंक का बात दोनों समझ गया, भारत भी और पाकिस्तान भी। अब जैसे होता है कोई कि अब जैसे अभी ये पाकिस्तान, अब ये हुआ है, अब ये विश्व भर में पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के कहेगा, देख रहे हैं इंसानियत के नाते ये हमारा पानी बंद कर दिया है, हमको पानी नहीं दे रहा है, भूखे प्यासे हम मर जाएंगे। तो इसीलिए अभी शुरुआत में क्या होता था पहले कि जब ऐसे स्थिति में बाकी सब देश है, जब पाकिस्तान जाता था उसके पास तो वो लोग पाकिस्तान के फेवर करने लगते थे। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अब भारत के फेवर में बहुत सारे देश आते हैं। तो अगर इंटरनेशनल प्रेशर को अगर झेल लिया जाए तब दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है 1971 में अमेरिका चला आया था मारने के लिए, 7वां बेड़ा लेकर के, बांग्लादेश से युद्ध हो रहा था उस समय। तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और अभी भारत के साथ है। वो खैर किसी के साथ नहीं रहता है, वो अपना फायदा देखता है, तो हम लोग भी अपना फायदा देखते हैं। देखो उसके साथ और क्या क्या हुआ है। सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है। उसके बाद अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। अटारी बॉर्डर जो है पाकिस्तान के एरिया में एक बॉर्डर है, एक देश से दूसरे देश में जाने का, बाई रोड जो जाते हैं उसका बॉर्डर है। यहाँ से जो भी सामान निर्यात होता है, आलू प्याज टमाटर बैगन जो भी यहाँ से पाकिस्तान में भेजा जाता है, पाकिस्तान से यहाँ आता है। और जो भी बाई रोड घूमने उमने जाते हैं वो लोग कहाँ से जाते हैं? अटारी बॉर्डर से जाते थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा कि पाकिस्तान का एक थोड़ा सा नाटा फौजी होगा और आर्मी भारत का एक थोड़ा सा लंबा फौजी होगा और पैर दोनों उठाता है। वीडियो नहीं देखो गेट के पास, तो पाकिस्तान वाले का मुंह गजब बनाता है। मतलब ये ऐड बनाया गया है ऐसा, तो वही बॉर्डर पे, ठीक है। ये बॉर्डर है जहाँ से आप एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, ठीक है। तो उस बॉर्डर को भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। अब कोई सामान नहीं जाएगा उधर से, कोई भी नहीं आएगा। उसके साथ और क्या हुआ है? पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया। अब वीजा समझिए क्या होता है। एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीजा। पासपोर्ट आपको अपने देश से कहीं जाने का इजाजत देता है। पासपोर्ट अगर आपका बन गया है तो आप दूसरे देश में जा सकते हैं और बिना पूछले कोनो के घर में घुस जाइएगा, तो उसके लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा कि हाँ हम आपके देश में आना चाहते हैं। तो पासपोर्ट आपको अपने देश से जाने की अनुमति देता है और वीजा कोई अपने देश में आने की अनुमति देता है। तो पाकिस्तान का सब वीजा क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया। जितने भी वीजा थे, देखो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मेडिकल एरिया में ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, सर्जरी कराने के, क्योंकि भारत में सस्ता हो जाता है और वो लोग आते रहते हैं। एक बार पोलियो जिस समय हुआ था उस समय पाकिस्तान से पोलियो नहीं पिलाता है अपने यहाँ, वो आकर के करें नहीं हम लोग पोलियो नहीं पियेंगे। उस सबका मानसिकता ये है कि अगर पोलियो पिलाया जाए तो ब्रेन पर हम लोग कब्जा कर लेंगे उसके ब्रेन पर, अगर पोलियो की दवा पिलाएंगे तो। कोरोना के समय में भी इसी प्रकार, वो जो कोरोना का वैक्सीन है उसमें चिप लगाया हुआ होता है, माइंड पर कब्जा कर लेगा, माइंड हैक कर लेगा। अरे तुम लोग का माइंड हैक करके ही क्या कर लेगा? बम थोड़ी बनाना है, ठीक है। तो सब वीजा कैंसिल कर दिया गया। एक हफ्ते के में पाक दूतावास खाली कहा गया। जैसे एक दूतावास होता है हर एक देश में, भारत का भी दूतावास सब देश में है, हर एक देश का दूतावास सब देश में होता है। जैसे अगर हम किसी देश में जा रहे हैं तो हमारा देख रेख, हमारा रक्षा, हमको अगर कुछ होता है, कोई घटना घटती है तो वो सब दूतावास का जवाबदेही होगा। अगर हम कोई चीज़ वहाँ कोई क्राइम करते हैं तो वो किसको पकड़ेगा? दूतावास से कहेगा। और दूतावास जो होता है हर देश का होता है, हर देश में होता है। तो भारत में भी पाकिस्तान का दूतावास है, पाकिस्तान में भी भारत का दूतावास। तो भारत बोला है कि एक हफ्ते में पाक दूतावास खाली करने को, यानी दूतावास में जो लोग रहते हैं, दूतावास के जो हेड होंगे उनको बोल दिया गया है कि आप अपने देश लौट जाइए।
और वहां से भी बोल दिया गया कि जो भारत के दूतावास हैं वो अपने देश चले आए। 48 घंटे में 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान भारत छोड़े। अब जैसे वीजा कैंसिल किया गया है तो पाकिस्तान के लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग आए हुए हैं उसको 48 घंटे के अंदर, यानी कि कल तक का समय था, आज तो 25 तारीख हो गया, 23 को ये फैसला लिया गया, तो आज ही समझो, तो 48 घंटे के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। अब जैसे देखो आर्मी के वर्दी में घुसा है, आतंकवादी लोग का मेन टारगेट क्या होता है कि मारना है, जिसको भी, किसी को भी मार देना है, उससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन है, किसी को भी मार देना है। अब जब मारने के बाद पकड़ इसलिए नहीं पाते, वर्दी में रहेगा, मार देगा और साइड में किधर चल जाएगा, चेंज कर लेगा, अब लोकल बन गया, अब आप लोकल को पकड़िएगा। और दिक्कत यही होता है कि कश्मीर वाले एरिया में लोकल पर गोली चला तो फिर बवाल हो जाएगा, इसलिए लोकल के कारण वो लोग बच जाता है और लोकल की मदद से इस तरह की घटना को अंजाम देता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। सिंधु जल समझौता, किसी को कोई दिक्कत? भारत इसको तोड़ दिया है इस बार, एकदम उसका जो नस होता है ना, नस पर वार किया गया है, एकदम सही काम किया गया। ठीक है, तो ये, अगर इसमें कुछ और पूछना है तो पूछो। नहीं ना, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आगे क्या होता है पाकिस्तान का वो लोग हम लोग देखेंगे।